Hello dear student and welcome back again in this lecture session. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of diseases of field and horticultural crops and their management part 1. The course code is APP 5311 and today we will discuss about the diseases of pigeon pea, and in previous class we had already discussed about the pigeon pea wilt which is caused by Fusarium, and today we will discuss Phytophthora blight. So let's start. So Phytophthora blight is caused by a fungus and the causal organism is Phytophthora drascleri F species Kazani, and this disease is the third most potential important disease of pigeon pea just after Fusarium wilt and pigeon pea sterility mosaic. And this disease found all over the world, and this disease has been reported from India, Kenya, Panama, Puerto Rico and Dominican Republic and Australia. In India, this disease is first reported by Wilson et al. In 1966. So let's start from the symptoms. This disease फाइटोप्थोरा ब्लाइट का जो सिम्टम्स होता है, फाइटोप्थोरा ब्लाइट मोस्टली बहुत इसके अदर होस्ट भी होते हैं, बट इनके स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग इनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है और इनके डैमेजिंग का जो भी कैरेक्टर होता है, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं वो भी हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि फाइटोप्थोरा जितने भी फाइटोप्थोरा स्पीसीज़ है वो स्टार्टिंग में वाटर सोक्ड लीजन फॉर्म करते हैं फोलियर पार्ट्स पे। सो पिजन पी में भी फोलियर पार्ट्स में सिडलिंग्स फोलियर पार्ट्स या फिर सिडलिंग्स में आप वाटर सॉक्ड लीजन्स देख सकते हैं, जो कि नेक्रोटिक होने लगती है। आप देख सकते हैं कि जो फिगर 1 है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नेक्रोटिक हो गई है और एक वाटर सोक्ड लीजन इसमें फॉर्म हो रहा है, जो कि इसका शेप इरेगुलर है। ये इसका इनिशियल सिम्टम है। जैसे जैसे डिसीज़ डेवलपमेंट होता जाएगा, या जो लीफलेट होते हैं वो ये जो लीफ में लीजन्स होते हैं ये सर्कुलर टू इरेगुलर होते हैं, और या फिर इनका साइज 1 सेंटीमीटर इन डाया होता है, यानी कि जो इनका साइज़ होता है इन लीजन्स का, इन स्पॉट्स का, उनका साइज़ होता है डायमीटर में 1 सेंटीमीटर। सो जब धीरे धीरे जैसे ही डिसीज डेवलप करने लगेगी, पूरा का पूरा जो फॉलिएज है वह ब्लाइटनिंग अपीयरेंस दिखाने लगेगा अगर उसे हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन प्रोवाइड होती है तो, यानी कि यह पैथोजन के लिए हाई ह्यूमिडिटी बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। और अगर हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन इन्वायरमेंट में आती है तो जो पैथोजन है वो बहुत रैपिडली ग्रोथ करेगा, और जो ब्लाइटनिंग के सिम्टम्स है वो बहुत ही ज़्यादा फॉलिएज में कवर हो जाएंगे, और बहुत ईजिली हम फॉलिएज पे जो ब्लाइटनिंग के सिम्टम्स हैं वो बहुत ही क्लियर देख सकते हैं। सो इसके साथ ही साथ हम स्टेम में ब्राउन टू डार्क ब्राउन लीजन्स देख सकते हैं, जो कि हेल्दी ग्रीन पोर्शन पे फॉर्म होती है, मोस्टली ग्राउंड लेवल के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन पे। जैसे कि मोस्टली हमने पिजन पी का प्लांट देखा होगा आप सबने, वो मोस्टली जो उसका स्टेम होता है वो क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अगर उसमें फाइटोप्थोरा का अटैक होता है तो जस्ट ग्राउंड लेवल के ऊपर या ग्राउंड लेवल के पास जो हेल्दी ग्रीन पोर्शन होता है वह ब्राउन टू डार्क ब्राउन लीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे यहाँ पे वह गॉल और कैंकर फॉर्म करने लगता है। ये था इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह फिगर 2 में देख सकते हैं आप कि जो ग्राउंड लेवल का जो ये वाला पोर्शन है, ग्राउंड लेवल में ये जो पोर्शन बन रहा है यहाँ पे बहुत ये जो ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर का आप लीजन फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, जो कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। नेक्स्ट हम इसका जो सिम्टम्स है हम देखते हैं। जैसे जैसे ये जो नीचे का पोर्शन होता है जिसमें हमें लीजन्स फॉर्म हो रहे हैं डार्क ब्राउन कलर के, ये जो ब्रांचेस हैं ये क्या होती है, ये लीजन क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट डेवलप होती है, बहुत ही इंक्रीज डेवलप होने लगती है, और प्लांट का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो ड्राई होने लगता है। जहाँ पे इन्फेक्टेड पार्ट है उस इन्फेक्टेड पार्ट से जो ऊपर का पोर्शन है प्लांट का वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है, और बट वह प्लांट से अटैच रहता है। लेकिन अगर जब हवा चलती है, इन्वायरमेंट में जब हवा चलती है तो वहाँ से वो पोर्शन जो जहाँ पे ये लीजन फॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं कि जहाँ पे ऊपर का हेल्दी प्लांट है जो ड्राई होने वाला है, ड्राई हो रहा है धीरे धीरे, वहाँ से विंड के कांटेक्ट में आके बहुत ही ईजिली ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो यह इस डिसीज़ में
यह भी एक सिम्टम्स है कि इसमें बहुत ही ईजिली जो आपका स्टेम है, इन्फेक्टेड स्टेम, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया था कि जो पैथोजन होता है वह लार्ज गॉल्स प्रोड्यूस करते हैं उनके स्टेम में। गॉल आप जानते ही हैं कि किसे कहते हैं, जैसे कि हम राजिकोनिया में भी गॉल फॉर्मेशन होता है, वैसे फाइटोप्थोरा के पिजन पी में, फाइटोप्थोरा में भी गॉल फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये था इसके कुछ सिम्टम्स। जैसे ये डिसीज़ फाइनली फील्ड में एक प्लांट को कन्वर्ट कर लेती है, धीरे धीरे डिसीज़ प्रोग्रेस होने लगता है और फील्ड में ये डिसीज़ पैचेस के रूप में आप देख सकते हैं कि रैंडमली पैचेस के रूप में यह आपको फील्ड में दिखाई देने लगेगा। सो ये था इस डिसीज़ का कॉमन सिम्टम। इस डिसीज़ में मोस्टली आपको पहले वाटर सोक लीजन्स बनना फॉर्म होंगे, जो कि सर्कुलर टू इरेगुलर शेप के रूप में फॉर्म होते हैं और जिनका साइज़ 1 mm इन डायमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। साथ ही साथ जो ग्राउंड लेवल का जो अबव पोर्शन है उसमें लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर के लेशंस बनना फॉर्म हो जाते हैं और यह लेशंस में ही गॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ यह जो लीजन्स है वो मोस्टली ग्राउंड के नीचे पार्ट में बनता है और जहाँ जो कि ऊपर का पार्ट है ग्रीन पार्ट, वहाँ पे अगर जो ऊपर का पार्ट है वो ड्राई होने लगती है धीरे धीरे, और अगर हवा चलती है तो उस स्थिति में वो बहुत इजीली टूट सकती है। इवन आप अपने हाथ से भी थोड़ा सा पकड़ के उसको पुल करेंगे तो वो बहुत इजीली ही टूट जाती है। और यह जैसे जैसे डिसीज डेवलप होने लगेगी आपको पैचेस के रूप में बहुत ही इजीली ये फील्ड में देखने को मिलेगा। जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा प्लांट क्या है, ड्राई हो गया है। सो ये था इस डिसीज़ का कॉमन सिम्टम्स। अब हम देखते हैं इसके पैथोजन। सो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन यानी कि टैक्सोनॉमिकल ट्री। इसका किंगडम है फंजाई, फाइलम है हेट्रोकोन्टोफाइटा, क्लास है ऊमाइकोटा, ऑर्डर है पर्नोस्पोरेल्स, फैमिली है पर्नोस्पोरेसी, जीनस है फाइटोप्थोरा एंड स्पीसीज है गजानी। ये था इसका क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके ईटियोलॉजी को, यानी कि इसके पैथोजन के कैरेक्टर को। इसका जो कैरेक्टर होता है, पैथोजन मोस्टली स्पोरेंजिया जूस्पोर प्रोड्यूस करता है। और जो स्पोरेंजियम होता है वह उनका जो शेप होता है आप देख सकते हैं, जिनका जो शेप होता है वो ओवॉइड शेप का होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि पायरीफॉर्म इसमें फॉर्म किया हुआ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर हम डिफरेंट मीडिया में अगर इसको ग्रो करते हैं तो आप इसको डिफरेंट थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिल सकता है। यानी कि जो स्पोरेंजिया होंगे वह या तो ओवॉइड शेप के होंगे या फिर ऑफ फायरी फॉर्म के हो सकते हैं, या फिर और साथ ही साथ यह इलोंगेटेड होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये इलोंगेटेड है। साथ ही साथ यह नॉन पैपुलेट होते हैं। जो स्पोरेंजिया होती है फाइटोप्थोरा ड्रेसिकरी एफ स्पीसीज गजानी की, वह प्रोलिफरेटिंग टाइप होती है और इसका जो साइज़ होता है वह 42 to 83 into 28 to 48 mm साइज़ का होता है। लेकिन अगर हम इसकी मोस्टली जो एवरेज साइज़ होती है वो 61.82 into 37.3 mm तक के बीच में मोस्टली देखी गई है। साथ ही देख सकते हैं कि इसका जो माइसीलियम है किस तरह से इसका जो माइसीलियम होता है वो इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का होता है। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि यह नॉन सेप्टेड है। यह जो पैथोजन है यह नॉन सेप्टेड होता है और ये जो स्पोरेंजिया होती है ये जूस्पोर को फॉर्मेशन करते हैं और यही जूस्पोर सेकेंडरी इन्फेक्शन का रीज़न बनते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया में इस पैथोजन का ग्रोथ होता है, जिसमें यह लाइट पेल येलो कलर का इसका फंगस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीज साइकिल की वजह। जो डिसीज साइकिल होती है यानी कि ये जो पैथोजन होता है वो सॉइल बॉर्न होता है। इसके जो फंगस होते हैं यानी कि जो फंगस होता है वो मोस्टली सर्वाइव करता है डॉर्मेंट माइसीलियम के रूप में इन सॉइल में या फिर इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में। यानी कि पैथोजन डॉर्मेंट स्ट्रक्चर में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, सॉइल में सर्वाइव कर सकता है। इसका जो माइसीलियम है वो सॉइल में सर्वाइव कर सकता है या फिर इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में भी सर्वाइव कर सकता है, जो कि यही इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम होता है। मोस्टली क्लाइमेडोस्पोर इसमें नहीं पाया जाता। इसमें आपको स्पोरेंजिया एंड जूस्पोर का ही आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम है वो मोस्टली सॉइल बॉर्न है, यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस
में माइसीलियम के प्रेजेंट होने से होता है। एंड इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो विंड या फिर रेन के द्वारा होता है, जो कि ज़ूस्पोर को डिसेमिनेट होने में हेल्प करते हैं। जो इन्फेक्टेड प्लांट है उससे वहीं से यहाँ पे इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट में जब जो आपके स्पोरेंजिया होते हैं वो अगर डेवलप हो जाते हैं और बर्स्ट हो जाते हैं, तो जो उसमें से जूस को निकलेंगे वो या तो एयर के थ्रू या फिर रेन के थ्रू हवा ट्रैवल करके अन्य हेल्दी प्लांट्स को या फिर हेल्दी फील्ड्स को आसपास के इन्फेक्ट कर देंगे और वहाँ पे वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो ये था इसका प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। साथ ही साथ ये डिसीज़ फाइटोप्थोरा के प्रति जो पिजन पी होता है वो ग्रेजुअली टॉलरेंस डेवलप करने लगता है, यानी कि जैसे जैसे जो प्लांट है वह ग्रो होने लगता है वैसे वैसे ये फाइटोप्थोरा के प्रति टॉलरेंस डेवलप करने लगता है। और अगर प्लांट 60 डेज़ का हो जाता है तो इस डिसीज़ से यह इन्फेक्टेड नहीं होता, यानी कि जो अर्ली स्टेज है प्लांट का उसमें ही इसमें पैथोजन का इन्फेक्शन मोस्टली देखा जाता है। 60 डेज़ ओल्ड प्लांट के ऊपर यह पैथोजन अटैक नहीं कर पाता। यह था इसका डिसीज साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका मैनेजमेंट, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में हम देखते हैं कि इसका जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है वो क्या क्या है। तो इसकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो है क्लाउडी वेदर, ड्रिजलिंग रेन एंड टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इनकी फेवरेबल कंडीशन की, जिसमें आपका क्लाउडी वेदर फर्स्ट है, यानी कि क्लाउडी वेदर जब हम अगर बारिश नहीं भी हो रही है और केवल क्लाउडी वेदर है, आसमान में अगर क्लाउड्स हैं, इवन बारिश भी नहीं हो रही तो भी वह उसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि सनलाइट ना प्रोवाइड होने के कारण ये पैथोजन बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट करते हैं। साथ ही साथ ड्रिजलिंग रेन, जो धीरे धीरे कम वर्षा होती है, वह भी इस पैथोजन को एग्रेसिवली स्प्रेड होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस इस पैथोजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ लीफ में 8 आवर्स की लीफ वेटनेस भी इस डिसीज़ को फेवर करती है डिसीज़ को डेवलपमेंट करने में। साथ ही साथ जो डिसीज़ का जो रैपिड डिसीज़ डेवलपमेंट है वह वार्म एंड ह्यूमिड वेदर में भी होता है। तो ये पैरामीटर्स डिसीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट में हम रेसिस्टेंट वैरायटी, कल्चरल प्रैक्टिस और केमिकल्स कंट्रोल देखेंगे, जिसमें रेसिस्टेंट वैरायटी में आप यूज़ कर सकते हैं डिसीज़ के कंट्रोल के लिए HY4, ICPL 150, ICPL 288, ICPL 304, KPBR 80 और KPBR 1 और KPBR 4। साथ ही साथ आप KPBR 82-1 भी यूज़ कर सकते हैं। ये था इसका रेसिस्टेंट वैरायटी। अगर इस वैराइटीज़ को हम यूज़ करते हैं तो जो कंट्रोल होगा डिसीज़ का वह मतलब हमें फील्ड में किसी तरह का हमें कल्चरल प्रैक्टिस या फिर केमिकल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करते हैं। तो अगर हम रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज़ नहीं करते हैं या कर रहे हैं तब भी हमें कुछ कल्चरल प्रैक्टिस यूज़ करना चाहिए जो कि डिसीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें ऐसे फील्ड का सिलेक्शन करना चाहिए जहाँ पे प्रीवियस क्रॉप में ब्लाइट का कोई भी रिकॉर्ड ना हुआ हो, यानी कि प्रीवियस फील्ड पे ब्लाइट का इन्फेक्शन प्रीवियस क्रॉप पे उस फील्ड पे ब्लाइट का इन्फेक्शन नहीं हुआ हो। साथ ही साथ हम डीप समर प्लाविंग कर सकते हैं। डीप समर प्लाविंग करने से भी जो पैथोजन है वो सॉइल के सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं और जो इन्फेक्शन होता है वह आप उसे कम देखेंगे फील्ड पे, या फिर इन्फेक्शन होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा, या फिर हमें इन्फेक्शन किसी तरह का देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ लो लेइंग एरियाज़ पे हमें पिजन पी की सोइंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे एरिया पे वह फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं पैथोजन को, जिससे पैथोजन बहुत ही जल्दी डेवलप करता है। साथ ही साथ और ऐसे लो लेइंग एरिया में क्या होता है, यह वाटर लॉगिंग के लिए प्रोन होते हैं, तो जो कि इस पैथोजन के लिए एक वाटर मोल्ड फंजाई है, तो कि बहुत ही ईजिली उसमें वो डेवलप कर सकता है। इसलिए हमें लो लेइंग एरिया पे पिजन पी की सोइंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आप सीड बेड अगर आप इस क्रॉप के लिए अगर सीड बेड तैयार कर रहे हैं, तो जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो जो सीड बेड होगा वो हमेशा रेज्ड सीड बेड्स होना चाहिए।
जो कि जो कि सीड बेड्स को गुड ड्रेनेज प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ वह उसमें किसी भी तरह का वाटर लॉगिंग का समस्या नहीं होता है, इसलिए हमें रेस्ड सीड बेड्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यूज़ वाइड इंटर रो स्पेसिंग, यानी कि हमें एक प्लांट्स जो रो होगा, रो के बीच की जो स्पेसिंग होगी हमें उसे वाइड रखनी चाहिए। हमें उसे जितना भी रिकमेंडेड जो उसकी चौड़ाई होती है रो टू रो, उसे हमें लंबाई एंड चौड़ाई को मेंटेन करना चाहिए। इवन प्लांट टू प्लांट भी हमें डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए जितना रिकमेंडेड है, तो ये डिसीज़ को स्प्रेड होने में रोकता है। ये था आपकी कुछ सजेस्टेड कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हम देखते हैं इसके केमिकल मैनेजमेंट की तरफ। सो केमिकल मैनेजमेंट के लिए आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट में आप सीड ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो सीड ड्रेसिंग के लिए हमें रिडोमिल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रिडोमिल MZ को हमें 3 ग्राम उसका अमाउंट होना चाहिए, जिसे हमें 1 kg सीड पे अप्लाई करना है। यानी कि मीन्स आपको सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें रिडोमाइल MZ का यूज़ करना है, जिसका अमाउंट हम 1 kg सीड्स के लिए 3 ग्राम रिडोमिल MZ का सॉल्यूशन, या फिर आप मोस्टली यह पाउडर फॉर्म में होता है तो आप इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। रिडोमिल जो कि कार्बेंडाजिम और मेंथोजेब का कॉम्बिनेशन फंजीसाइड्स है। सो ये दोनों ही कंबाइंड फंजीसाइड्स को आप यूज़ करने से ये बहुत ही हेल्पफुल होता है डिसीज़ को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट है आप फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। फोलियर एप्लीकेशन के लिए आप 2 फोलियर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें अगेन रिडोमाइल MZ का यूज़ कर सकते हैं केमिकल का, जिसमें हमें 15 डेज़ के इंटरवल में इसकी स्प्रेइंग देनी होगी फील्ड पे। और जिससे एक तो आपको जो होगा, पहला जो आपको स्प्रेइंग होगी वह जर्मिनेशन के बाद देनी होगी, एंड सेकेंड स्प्रेइंग पहली स्प्रेइंग के 15 दिन के बाद। तो इस तरह से यह दोनों ही केमिकल मेथड से हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और डिसीज़ को नेक्स्ट सीज़न में आने से रोक सकते हैं। तो आज हमने देखा पिजन पी फाइटोफथोरा ब्लाइट के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पिजन पी मोज़ैक के बारे में। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।